आपने साल भर में क्लास के दौरान एक बार तो रीडिंग की हो, अब उसकी जरूरत है कि आप कम से कम एक बार स्वाध्याय सेल्फ रीडिंग करो, समझते हुए रीडिंग करो, और साथ में रीड करते समय एक अच्छी आदत, कठिन शब्द, ना समझ में आने वाले शब्द, इनको अंडरलाइन करो, क्योंकि कई बार उसमें से शब्द संपदा में शब्द पूछा जाएगा कि इन शब्दों के समानार्थी खोजिए। अगर आपको वहां शब्द दिया हुआ है और उसका समानार्थी दूसरा दिया गया, लेकिन आपको पता ही नहीं कि क्या है, तो वही होगा उत्तर, लेकिन आपको नहीं देगा, क्योंकि पैराग्राफ पढ़ते समय आपने देखा नहीं कठिन शब्द कौन सा है। कई बार अनेक शब्दों के लिए एक शब्द उसमें आया होगा, जैसे आप मेरे बाबूजी या उसमें राष्ट्रपति वाले में सीतावकाश शब्द प्रयोग हुआ है दूसरी लाइन में, महादेवी वर्मा जो संस्मरण करेगी, तो वो शीतावकाश, ठंडी की छुट्टियां। अब अगर आपको वो शब्द पढ़ते समय जो है नहीं समझ में आया है, तो जरूर उसको पूछना चाहिए, क्योंकि प्रश्न बनाते समय वो पैराग्राफ दिया गया, तो भी पूछ सकता है कि ठंडी की छुट्टी के लिए आया हुआ शब्द क्या है, खोजिए, और फिर आपके सामने होगा, यदि आप नहीं कर पाएंगे तो कठिन शब्द की आदत डालना है आपको। तीसरा जो मेन, क्योंकि ये जो पढ़ते समय आप अंडरलाइन करेंगे, ये आपको हेल्प करेगा तीसरे 2 मार्क्स के लिए, जो शब्द संपदा के रूप में होगा। वहां पर इतना सारा है कि कुछ भी पूछा जा सकता है। आपको एहसास है क्या क्या पूछा जा सकता है वहां पर शब्द संपदा के रूप में? समानार्थी, विरोधी, द्विवचन, इतना ही नहीं, आपकी टेक्स्ट बुक में देखो पीछे दिया गया कि क्या क्या पूछा जा सकता है उसमें शब्द संपदा के अंतर्गत। ये तो लिंग, वचन, समानार्थी, विरोधी, पर्यायवाची, ये 5 चीजें कॉमन है। इसके अलावा उपसर्ग, प्रत्यय पूछा जा सकता है। उपसर्ग क्या होता है? आगे लगने वाला, पहले किसी भी शब्द से पहले लगने वाला सार्थक या निरर्थक शब्द होगा, लेकिन वो अर्थ बदल देगा। फिर प्रत्यय होगा, पीछे नहीं जाएगा। अब प्रत्यय लगने पर बनने वाले शब्द 2 तरीके के होते हैं। 2 तरीके के प्रत्यय लगते हैं, कृदंत और तद्धित। कई बार कृदंत बनाइए या कृदंत पहचानिए, या तद्धित बनाइए, तद्धित पहचानिए। क्या है कृदंत? क्री, क्री जो है, क्री मीन्स क्रिया, ऐसे समझ लीजिए आप। कृदंत क्री से बन रहा है, तो क्री का मतलब है क्रिया। तो क्रियाओं में अगर कोई शब्द लगता है, प्रत्यय लगता है और नया शब्द बनता है, वो है कृदंत। समझना, समझ, खेलना, खेल, दौड़ना, दौड़, झगड़ना, झगड़ाना, ये सब क्या हुए? ये कृदंत। तद्धित का मतलब है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इनमें अगर कोई शब्द लगा के बनाया जाता है, सुंदर, सुंदरता, क्योंकि विशेषण। मानव, इंसान, मानवता, इंसानियत, इतिहास, ऐतिहासिक, तो ये सारी चीजें जो है तद्धित। ये आपको वहां से पूछा जा सकता है, पैराग्राफ में आया हुआ तद्धित शब्द खोजिए, कृदंत शब्द खोजिए, कोई 2 कृदंत खोज करके लिखिए, या शब्द दे दिए गए, कृदंत अलग कीजिए। सफाई क्या लगता है इसको? अगर हम इसमें से प्रत्येक निकालने जाए, 99% सफा प्लस आई लिख देते, सफा प्लस आई। आपको पढ़ाते समय बताया गया होगा कि प्रत्यय या उपसर्ग निरर्थक होता है, शब्द नहीं, शब्द सार्थक होना चाहिए। तो सफा का क्या मतलब? तो शब्द क्या है? साफ। साफ में आई प्रत्यय लगा हुआ है, उससे सफाई बना हुआ है। और ये शब्द कौन सा हो? तद्धित। ऐसे बहुत सारे शब्द, सिंपल शब्द हैं। अगर ऐतिहासिक दिया गया और आपको कहा गया कि इसका जो प्रत्यय रख लीजिए, तो आप उसको इतिहास से लगाएंगे। इतिहास प्लस एक प्रत्यय जुड़ा हुआ, और एक प्रत्यय जुड़ते समय केवल एक प्रत्यय
ऐसे जुड़ने वाले बहुत सारे शब्द हैं, प्रत्यय बहुत सारे हैं, इत हैं, इत है, ईक है, ईन है, आलू है, बहुत सारे जुड़ते हैं शब्द बनते समय। लेकिन केवल एक प्रत्यय जुड़ते समय एक नियम लागू होता है कि एक प्रत्यय जिस शब्द में लग रहा है, अगर उसका पहला अक्षर जो पहला वर्ण है वो अगर ओ है तो आ में बदल जाएगा। खाली एक प्रत्यय लगते समय पहला अक्षर पहला वर्ण अगर ओ है तो आ में बदलेगा, अगर ई है तो ऐ में बदलेगा, ओ है तो औ में बदलेगा। कैसे? जैसे समाज, अब इसमें एक प्रत्यय ही लगेगा, क्या वर्ड बनता है? सामाजिक। अब यहाँ स जो है अ है, ई बनते समय बन जाएगा सामाजिक। बहुत शब्द है, धर्म, धार्मिक, अर्थ, आर्थिक, परिवार, पारिवारिक। लेकिन अगर नियम नहीं पता है तो 90% परिवार से पारिवारिक लिख कर दिया है, समाज से सामाजिक लिख कर दिया है, इसके ऊपर अ नहीं लगाएंगे। एक प्रत्यय समय पहला रूप वो आ में बन जाता है। ई, नी, इतिहास का उदाहरण नहीं बन दिया, इतिहास में ऐ हो गया। नी, नी जो है बड़ा है, ये ऐ में बदल जाएगा, क्या होगा? दिन, दैनिक, रीत, रहती। ये ऊ जो है, जैसे ऊ से है कुटुंब, कुटुंब का बनेगा कौटुंबिक। ये नियम केवल एक प्रत्यय लागू होता है, ध्यान रखना किसी और प्रत्यय पर लगता नहीं है। लेकिन पूछने वाले भी यही नहीं करके पूछते, क्योंकि उनको पता है कि इसमें गलती करेंगे। जहां आपको ऐसे मिल जाए वहां नहीं देंगे। दूसरे जो प्रत्यय हैं जैसे ईय, या ईन, अब इसमें देखिए चूंकि पहले ही बड़ी ई है तो जब भी किसी वर्ड में लगेंगे तो ये हमेशा बड़ी बनाएंगे। जैसे राष्ट्र में लगेगा तो राष्ट्रीय, कुल में लगेगा तो कुलीन। तो मात्रा चेंज नहीं होनी चाहिए, मात्रा आप ध्यान रखना है कि ई कर रहे हैं तो बड़ी की मात्रा होनी चाहिए, ई कर रहे हैं तो बड़ी की मात्रा होनी चाहिए। लेकिन अगर आपका ईट प्रत्यय लग रहा है, ईट मतलब छोटी है, तो ये पहले वाले होना चाहिए। अंकित, रचित, अंकुरित, तो ये तद्धित और कृदंत। इसलिए क्रिया में लगेगा तो कृदंत। और क्रिया पहचानना मतलब एक्शन वर्ड है, आपको पता है, जिसमें लास्ट में ना लगा देते हैं। सहायक क्रिया पहचानने से आपको काफी ज्ञान होगा, लास्ट में ना जोड़ देते हैं, जाना, पढ़ना, खाना, सोना, गिरना। तो ना जिसमें लास्ट में लगता है वो क्रिया होती है। और उसमें जब कोई प्रत्यय जोड़ा जाता है और उसको हम संज्ञा बनाते हैं, वो भाववाचक संज्ञा बनती है या विशेषण बनता है, तो उसे कृदंत कहा जाता है। और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में अगर कोई शब्द जुड़ता है तो वो तद्धित कहलाता है। ये पूछा जाएगा। शब्द संपदा में और एक चीज बड़ी खतरनाक है, तत्सम, तद्भव, देशय, संकर शब्द। ये वहां पूछा जा सकता है, आपको दिया हुआ है टेक्स्ट में। टेक्स्ट बुक है आपके पास? यहाँ पे पेज नंबर क्या क्या पूछा जाएगा, पेज नंबर 99 पे लिखिएगा। इसमें इतने दिए हैं, ये एक्चुअली 5वीं से लेकर के 10वीं तक जो आपको सीखना चाहिए ग्रामर एक्चुअल में, वो सब संपदा के रूप में पूछा जाएगा। यहाँ पे तत्सम तद्भव दिया नहीं है, लेकिन ये रिसोर्स पर्सन था मैं इसका, जब ट्रेनिंग हुई 2019 में जब ये सिलेबस चेंज हुआ, उस समय तत्सम तद्भव भी उसमें दिया गया था। ये पूछा जा सकता है और बच्चों को पता होना चाहिए। उनका मानना था
कि हिंदी पढ़ रहे हैं और अगर तत्सम तद्भव ही नहीं जानेंगे तो क्या जानेंगे। और शंकर शब्द वगैरह तो किसी एक्सरसाइज में, किसी पाठ में भी पीछे पूछा गया है, शंकर शब्द पहचानिए, किसी पाठ में दिया गया है। तो शॉर्ट में बता रहा हूँ, आए नहीं आए। अब तत्सम मतलब संस्कृत के शब्द, तत्सम उसके जैसा, यानी ज्यों का त्यों जो शब्द हिंदी में आ गया संस्कृत का, वो तत्सम। तद्भव का मतलब होता है उससे पैदा हुआ, उससे बनने वाला। समाज में दो तरह की कम्युनिटी होती है, एक लर्न पर्सन होते हैं हमेशा, एलीट क्लास, पढ़ा लिखा वर्ग, दूसरा होता है अनपढ़ वर्ग, जो उन शब्दों का उच्चारण नहीं कर सकता है। एक समय था कि देश में संस्कृत बोली जाती थी पूरे देश में, तो भी मिडिल क्लास, लोअर क्लास था जो संस्कृत को नहीं बोल सकता था, वो उस भाषा को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ करके शब्द बना देता है। आपके शरीर की अंग देखती है, हम कहते हैं मस्तक, संस्कृत तक, ये तत्सम मस्तक। इसके लिए दूसरे शब्द क्या बनाया, माथा, वो आसान था, राइट। दूसरे आ गए अक्षी, अक्षी यानी आंख, नाम शब्द बना दिए आंख। शीश, इसके लिए बना सेवन। कर्ण, ये तत्सम है, इससे बना कान। नासिका, इससे बन गया नाक। ओष्ठ, होंठ। दंत, दांत। ऐसे ही सर्प, सांप, धर्म, धाम, कर्म, काम, शब्द, उन्हीं शब्दों से जो शब्द बने हैं वह तद्भव शब्द कहलाते हैं। देशज शब्द, देशज शब्दों को आंचलिक शब्द भी कहा जाता है, तो किसी अंचल विशेष में प्रयोग होने वाले, जैसे आप इरेज करते हो, उसको आप अंग्रेजी में रबड़ कहते हैं, इरेजर या रबड़। अब रबड़ शब्द जो है हिंदी में, हिंदी का हो गया, हम रबड़ हिंदी में भी प्रयोग करने लगे, लेकिन है तो इंग्लिश वर्ड रबड़। इसके लिए जो देशज शब्द बना है, हम बचपन में पढ़ते थे तो हम इसको मिटौना कहते थे, मिटौना, इसे मिटाया है, तो ये देशज शब्द है बना हुआ। एक देशज शब्द दादा कोंडके की फिल्म में आपने देखा है कि वो लंबा सा धागा लटका रहता है अंडरगारमेंट के, क्या शब्द है उसके लिए, उसे क्या कहते हैं, नाड़ा। पूरे देश में प्रयुक्त होता है, लेकिन आपको किसी डिक्शनरी में नहीं मिलेगा, क्योंकि देश है। देशी शब्द ये किसी जगह विशेष में प्रयुक्त होने वाले शब्द। आपने छाछ पढ़ा होगा, मट्ठा, मट्ठा आपको डिक्शनरी में नहीं मिलेगा, लेकिन मट्ठा शब्द प्रयुक्त होता है बटर मिल्क के लिए, तो देश है। तो ऐसे शब्द कई बार कहानियों में प्रयुक्त होते हैं आंचलिकता दिखाने के लिए। ठेस कहानी अगर आप पढ़ेंगे जो सिरचल मरी, तो उसमें बिहार की कहानी है, काफी आंचलिक शब्द वहां आपको मिल जाएंगे। आप उन्हें कभी सुना भी नहीं होगा कि शीतल पार्टी क्या होती है। उसमें जो घास आए हुए हैं मोती, वो ग्रास वगैरह जो है उसका नाम ही नहीं सुना होगा। तो ये सब देशज शब्द हैं। संकर शब्द क्या होता है, संकर का मतलब ही होता है क्रॉस, मिक्स करना। दो भाषाओं के शब्द अगर एक साथ मिले को होते हैं, को प्रयोग है। रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी शब्द, गाड़ी हिंदी शब्द, दोनों मिला दिया गया, बन गया रेलगाड़ी। अरबी फारसी हमारे यहाँ खूब रही, क्योंकि एक समय था कि अरबी फारसी में ही सारा काम होता था मुस्लिम इलाके में। तो उन शब्दों को हिंदी के शब्दों के साथ मिला करके नए नए शब्द बनाए गए, इन्हें संकर शब्द कहा जाता है। ज्यादातर कोशिश होगी एग्जामिनर, क्योंकि ये लोगों ने भी रिसोर्स के समय कहा कि पेपर सेटर को इन चीजों से बचना चाहिए, कि अपनी विद्वता ना दिखाएं, अपना ज्ञान ना दिखाएं। अध्यापक के पास कितना ज्ञान है, मैं PhD होल्डर हूँ, मैं डॉक्टरेट कर चुका हूँ, तो मेरे पास कितना ज्ञान है ये जानना मेरा बच्चे से काम नहीं है। मुझे ये जानना चाहिए कि बच्चे को विषय का ज्ञान है कि नहीं है। तो पेपर सेटर को कहा गया इस तरीके का ना पूछो तो बेहतर है, क्योंकि अननेसेसरी इतनी डीप में जाकर के शायद, लेकिन पढ़ाते समय ये चीजें जब वहाँ दी गई है तो पढ़ाई गई होगी, और खुदा न खास्ता कोई वहाँ सन की बैठा हो तो पूछ भी ले पेपर सेट करने से, तो आपको नहीं पता होना चाहिए। अनेकार्थी शब्द है, समुच्चारित शब्द है, समुच्चरण, यानी एक ही जैसे उच्चरित होते हैं लेकिन अर्थ फर्क होता है। दिन, दीन, गृह, ग्रह, अर्थ दोनों के अलग एकदम, उच्चारण सेम। तो ऐसे शब्द भी आपके टेक्स्ट बुक में हैं, चैप्टर में हैं,
जहां उस शब्द को देकर के उससे समुच्चारित शब्द पूछा जा सकता है। दो भाषाओं में एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ हैं। आपके कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, जाड़ा शब्द है यहाँ पे, हिंदी और मराठी दोनों में इसका अर्थ। हिंदी में जाड़ा, हिंदी में जाड़ा क्या होता है? ठंड, भयानक ठंड पड़ रही है। और मराठी में मोटा, एकदम पीठ, हिंदी का पीठ और मराठी का पीठ। अभी मराठी में पीठ का मतलब शायद आटा होता है और हमारा पीठ है। तो ये शब्द अगर हम दो भाषाएं पढ़ रहे हैं तो कई बार दोनों भाषाओं में चैप्टर दिया हुआ है कि हिंदी और मराठी दोनों में क्या क्या अर्थ हो सकते हैं, अलग अलग अर्थ क्या हो सकते हैं। अनेक शब्दों के लिए शब्द द्वारा आपको दिया गया शब्द युग्म पूछा जा सकता है, जिसमें हाइफनेटेड वर्ड हो। ध्यान रखना कि एक से एक, अब यहाँ एक के बाद में हाइफन होगा, से के बाद भी हाइफन होगा, ये शब्द युग्म नहीं। शब्द युग्म, युग्म का मतलब है जोड़ा। ये या तो सेम शब्द होता है, रिपीटेशन के लिए आता है, या विरोधी शब्द होता है जो अच्छा बुरा ऐसे के साथ आगे, या कई बार निरर्थक शब्द होता है, खाना वाना आइए, तो वहां हाइफन दे दिया गया। लेकिन जहां ट्रिपलेट शब्द आते हैं, तीन शब्दों के बीच में दिया जाता है, वहां पर वो शब्द युग्म नहीं कर जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, दो ही शब्दों को हाइफन के साथ जोड़ा गया है, फिर चाहे वो सेम शब्द हो, धीरे धीरे, कभी कभी, जब तक, या कई बार इस तरीके के शब्द आ जाए, अपोजिट वाले आ जाए, या कई बार निरर्थक शब्द आ जाए, वो शब्द नहीं कर जाएंगे। ठीक है, इतनी सारी चीजें शब्द संपदा में आती है। पर्यायवाची, समानार्थी भी दिया गया है, पर्यायवाची भी दिया गया है। क्या दोनों में फर्क है? वास्तव में समानार्थी का मतलब है समान अर्थ का शब्द कोई भी, और जब पर्यायवाची पूछा जाता है तो पर्यायवाची का मतलब होता है विकल्प उसका। शायद हो सकता है उसका बिल्कुल समान अर्थ ना हो, उससे मिलता जुलता अर्थ हो सकता है, और इसीलिए एक शब्द के कई पर्यायवाची होते हैं, 8-10 शब्द हो जाते हैं पर्यायवाची। दुख के लिए है, कष्ट भी हो सकता है, व्यथा भी हो सकता है, यातना भी हो सकता है, पीड़ा भी हो सकता है, तो इतने सारे। लेकिन क्या जो यातना शब्द है वो दुख है क्या? नहीं, यातना का मतलब टॉर्चर है, पर टॉर्चर करेंगे तो दुख होता है, तो इसलिए उससे मिलता नहीं, तो वो पर्यायवाची होता है। और जो पर्यायवाची पूछा जाता है तो परीक्षा के 2 शब्द पूछे जाने की होती है। ये इसमें कहा गया था कि पर्यायवाची पूछा जाए तो 1 मार्क्स के लिए पूछा जाए, और बच्चा एक ही शब्द के 2 शब्द वहां लिखे। आंख दिया गया है, इसके पर्यायवाची लिखिए तो 2 शब्द लिखना है। तो ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा दिया गया हो पर्यायवाची लिखना है तो 2 शब्द लिखिए। ठीक है, बाकी शब्द संपदा में वो कोई चीज है जो आपको उसमें नहीं पता। अब इसके बाद सोनक, 90% लोग नहीं लिखते। आप बोर्ड में जा रहे हो और ये सोच करके कि 2 मार्क्स से क्या फर्क पड़ रहा है, ऐसे 2 मार्क्स कितने होंगे? 2 क्रोज, तीसरा अपठित, 3, 2 कविताओं 5, और 2 कविताओं में तो सरल अर्थ है लेकिन वो भी छोड़ देते हैं। तो अगर हम 2 इसका पूर्व करेंगे तो 5 तो है, तो 10 मार्क तो सीधे रहेगा। फिर कहां से आप 90+ जाने के बारे में सोचेंगे? और सोमत क्यों नहीं लिखिए? एक्चुअल में ये आपको रट्टू ना बनाया जाए। पहले कैसा होता था, 19 के पहले ब्रीफ आंसर्स लिए जाते, 80 से 100 शब्दों का 1 पेज का 1.5 पेज का उत्तर, वो ब्रीफ आंसर होता था। वो लिखने में पसीने छूटते। रट्टू बच्चे तोता रटन से नवनीत का भरा हो जाए, नवनीत नहीं आए तो हम टीचरों की भी जरूरत, बच्चों की भी जरूरत। आधी इज्जत तो हमारी वही बचाना है। सबको आसान है, टीचर को बता दिया नवनीत पेपर और रट डाले। ब्रीफ आंसर वर्ड टू वर्ड, इतने ब्रिलियंट बच्चे स्कॉलर, एक वर्ड नहीं छूटता था, रट डाले तोता जैसा। उससे फायदा क्या होगा? कुछ नहीं। आप एक वर्ड वहां भूल जाए
एक लाइन भूल गई, पसीना छूटना शुरू हो गया, आगे के सारे उत्तर भूल गए। इसलिए किया गया कि भाई भाषा रटनी नहीं चाहिए, भाषा तो आपकी समझ होनी चाहिए। और यही जो है वास्तव में 10वीं तक पढ़ने के बाद यही तो जांचना है कि आपकी आकलन शक्ति, आपकी समझ कितनी हुई है। और ऐसे विषय दिए जाते हैं, इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अपने विचार लिखिए। पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए, अपने विचार लिखिए। जानवरों पर दया करनी चाहिए, अपने विचार लिखिए। आपकी कोई पर्वतीय यात्रा, ऐतिहासिक यात्रा, धार्मिक यात्रा, विचार लिखिए। भ्रष्टाचार बचे, भ्रष्टाचार न हो, रिश्वतखोरी को दूर भगाएं, कथाएं। अब ये सब, इन सब चीजों पर आपको रटने की जरूरत है क्या? ऐसा कौन सा विषय है प्रदूषण के ऊपर दिया गया, विज्ञान के ऊपर दिया गया, तो क्या इसके ऊपर और कितने शब्द लिखने हैं? 20 से 25 शब्द, जानते हो कितना? 4 लाइन। एक लाइन में 6 शब्द तो आएगा कम से कम, 24। अब 4 लाइन में कौन सा बड़ा पहाड़ तोड़ रहे हो, समझ नहीं लिख सकते हो। लेकिन कुछ भी लिखने से काम नहीं चलेगा, आपको टू द पॉइंट और 20, 25, 25 शब्द की श्रेणी नहीं देना, नहीं तो आधा मार्क्स मिलेगा, 1 मार्क्स भी नहीं देंगे। हमारे एग्जाम में बड़े कंजूस, मक्खी चूस कर सकते हैं, ऐसे लगता है उनकी बाप की जेब से जा रहा है मार्क्स। सर मैं सच कह रहा हूँ, कितनों को डांटना पड़ता है, 2-2 बार करेक्शन करवाना पड़ता है पेपर बनाने के बाद। वही स्कूल की हालत, पेपर लाएंगे सब 50% पे हैं, 40 मार्क्स 42 मार्क्स, फिर उसको जब चेक करो पता लगता है वो बच्चा 60 पे जा रहा है। थोड़ा सा लिबरल होना है, lenient होना है, तो मार्क्स निकलता ही नहीं है। 2-2 बार 3 कई बार तो ऐसा होता है बुला के बिठा के करेक्ट करवाना पड़ता है, अभी फिर से करेक्ट करो इसको, अब इसके बाद जाओ इससे करेक्ट करो। तो उनको लगता है कि नहीं, स्कूल में चूंकि स्ट्रिक्ट बनाए रहते हैं, इतना मार्क्स नहीं दो, एक धारणा है, सोमत एक ही मार्क्स देना है, हाईएस्ट एक स्कूलों में। क्यों भाई हाईएस्ट एक है, 2 दिया है तो 2 क्यों नहीं, पूरे मार्क्स क्यों नहीं? ऐसे में 7 ही है तो हम 7 कभी नहीं दे सकते, क्यों नहीं दे सकते? 7 दे सकते हैं, पर उसके लिए एग्जामिनर चूंकि निबंध को गद्य की कसौटी कहा गया है, निबंध लेखन गद्य की कसौटी है। तो अगर निबंध आपका उस लेवल का है जिसमें प्रॉपर कोटेशन यूज हुआ है, मुहावरे यूज हुए हैं, और सबसे बड़ी बात लास्ट में पंक्चुएशन परफेक्ट है, विराम चिन्हों का प्रयोग प्रॉपर है क्या, नहीं पर डॉट है क्या, नहीं पर डॉट है क्या, वचन का प्रयोग प्रॉपर है क्या। तो जब मॉडरेशन करने में बैठते हैं तो 7 मार्क्स जब एग्जाम लेकर लाता है तो उसको वहीं पर बताना पड़ता है उसकी औकात की, देखो कितना देख करके पेपर लाएगा। ये 7 मार्क्स हम दे सकते हैं, लेकिन जब चीफ मॉडरेटर हमारी वहां धज्जियां न उड़ाए तब, क्योंकि वो हमें बेइज्जत करने का कोई मौका नहीं छोड़ता है। तो सोचता है आप पीएचडी होल्डर हैं, आप डॉक्टरेट कर चुके हैं, आप 20 साल से पढ़ा रहे हैं, तब आपको जाकर मॉडरेटर बनाया गया है और आप ऐसे पेपर लेकर के आ गए। एग्जाम में तो कोई गलती नहीं वहां मॉडरेटर नहीं, तो देखा जाता है। फिर वहां पर आपको 7 मार्क्स हम देंगे जब परफेक्ट पेपर होगा, ग्रामेटिकली परफेक्ट, संरचना आपकी भी बराबर हो, और उसके साथ साथ निबंध लेखन भी जैसे होना चाहिए, विषय से संबंधित कोटेशन, मुहावरों इत्यादि के साथ दिया जाता है। तो स्वमत लिखने की आदत डालिए, रटिए मत। आपकी टेक्स्ट बुक में पीछे जितने टॉपिक दिए गए हैं, परहित सरिस वर्ग नहीं खाली, कहीं नहीं दिया हुआ है, इसके ऊपर अपने विचार लीजिए। परहित, अब अगर इसको हम विषय समझे, दूसरों की भलाई से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। मंदिर में रुपया चढ़ाने से भगवान खुश नहीं होते, प्रसाद बांटने से भगवान खुश नहीं होते, लेकिन किसी गरीब की भलाई कर तो भगवान अपने आप खुश हो जाते हैं, इसीलिए उनको निबंध कहा गया है। तो आप 2-4 शब्द जानेंगे, 2-4 विचार कर लेंगे और 5 लाइन में, 5 से 6 लाइन में एक पैराग्राफ का सुनत लिखिएगा, ताकि एग्जामिनर को मार्क्स देने का मौका मिले और मॉडरेटर को ये कहने का मौका मिले कि इतना लिखा हुआ है, उन्हें लिखा को दे दो, 2 पूरा नहीं दिया, कहीं गलती निकाली है तो, या खुद ही वो करेक्ट करके दे देता है। स्वमत जरूरी है। इसलिए जब इसका 4 मार्क्स वाला जो अनसीन पैसे है, जो आपने कभी पढ़ा नहीं है, इसके उत्तर निकालते समय आकलन को ध्यान रखिए, क्योंकि वो आपका पढ़ा हुआ पैसे नहीं है, उसमें जो उत्तर पहले से पता नहीं है,
बाकी ये तो पता है। तो इसको 2 बार कम से कम 40 शब्दों का 80 शब्दों का पैसेज है, 2 बार पढ़िए, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, क्या पूछने की कोशिश की जा रही है और उसके हिसाब से उत्तर दीजिए। पूछा कुछ जाता है, उत्तर कुछ लिखते हैं। बड़ी पीड़ा होती है कि 10वीं में अगर इतना नहीं समझ में आ रहा है तो 10वीं कैसे समझे, क्योंकि रीडिंग हैबिट नहीं है, इसलिए पढ़ ही नहीं पाते हैं। 2020 पेपर में जापान की कहानी भूकंप करती और उसमें जरा सा घुमा के पूछा गया था, सबका पहला प्रश्न लगा तो उसको मत लिखिए, तो फिर पूरी 4 मार्क्स चले जाते हैं। पर तो 2 अर्थ पूछ लिया, पर के 2 अर्थ क्या हो सकते हैं, क्या वो 2 अर्थ पर का मतलब एक तो पंख हो गया, दूसरा पर मतलब पैर नहीं, पद मतलब पैर, दूसरा पद अधिकरण कारक है ना, अधिकरण कारक है वो। मेज पर पुस्तक मेज पर रखिए, इन सब चीजों को इतना ध्यान में रखिए। दूसरे पद्य में भी 12 मार्क्स में सेम आकलन क्रिया से केवल वहां 6 मार्क्स हो गया। तो 6 मार्क्स का मतलब है कि आपको 2 मार्क्स का आकलन, 2 मार्क्स शब्द संपदा और 2 मार्क्स के लिए सरल अर्थ लिखिए, भावार्थ लिखिए, संदेश लिखिए। कविता में ध्यान रखना कि दोनों इकाई में 2 मेडिवल पोएट्रीज है, पहली वाली में गिरधर नाटक और दूसरे में बरसैंगर। इन दोनों में से ये 100% एक आई परीक्षा में 100%, क्योंकि रूल ही वहां बनाया गया है कि एक आधुनिक हिंदी और एक प्राचीन हिंदी का पैसेज होना चाहिए। तो चूंकि पिछली साल का पेपर अगर होता, एग्जाम ही नहीं हुआ, पिछली साल अगर पेपर होता तो बता देते इस साल कौन सा आएगा, क्योंकि जो पिछली साल आया है वो छोड़ करके दूसरा वाला आएगा, लेकिन दुर्भाग्य नहीं हुआ है। तो आप दोनों पढ़ करके रखिए, एक तो 100% मिलेगा, वर्षा ही जलद, दूसरी इकाई का वर्षा ही जलद। अब गिरधर नागर भी मेडिवल पोएट्री है, यानी ब्रज भाषा है, और वर्षा ही जलद तुलसीदास के रामचरितमानस से है, वो अवधी भाषा है। थोड़े से शब्द की फिगर देंगे, शब्द संपदा की फिगर मिलेगी, वहां पे भाव की फिगर है, क्योंकि वो भाषा आप पढ़ते नहीं, कभी आपके चलन में नहीं है, इसलिए उसका भावार्थ दोनों का पीछे दिया हुआ है, सरल अर्थ दोनों का दिया हुआ है लाइन में। उनको आप चाहे रटिए चाहे लाइन के साथ समझिए, लेकिन प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि ये आपको 12 मार्क्स देने से 6 मार्क्स से सीधे देने वाला है, आपको पता है पहले से। सरल अर्थ के लिए 2 मार्क्स से पूछा जाएगा, चाहे गिरधर नागर हो चाहे वो वर्षा जलद हो, दोनों में थोड़ा डिफिकल्ट होगा आपको सरल अर्थ लेना, लेकिन अगर आपने पढ़ा हुआ है इतना डिफिकल्ट नहीं है। केवल लाइन को शब्द, जब लाइन पढ़िए शब्दों के अर्थ निकालिए, और शब्दों के अर्थ निकालते हुए जो अर्थ कठिन लगे, शब्द कठिन लगे, उसका मीनिंग जानना, बस अपने आप अर्थ निकलता चला जाएगा। ये और दूसरा जो पैसेज है वो आपको नॉर्मली आधुनिक हिंदी जो है में से आएगा, वो आसान है। इसमें भी सोमती अर्थ की जगह पर सरल अर्थ दोनों बदलाव में, शब्द संपदा में वही चीजें आएंगी जो वहां दी गई, वचन से लेकर के, दिल से लेकर के, समानार्थी, पर्यायवाची, अनेक शब्द जो शब्द यहाँ पर पूछे जाएंगे। पूरक पठन 4-4 मार्क्स के 2 पार्ट, मोस्टली एक पहली इकाई से दूसरी इकाई से। पेपर बनाते समय 99% लोग इसी को पालन करते हैं, पहली इकाई से 1 पार्ट किया जाए, दूसरी इकाई से 1 पार्ट किया जाए। अब अगर गद्य में देखोगे तो पहली इकाई में पाठ ही नहीं, कौन सा पाठ बचता है, वो दहेज वाला है, और पहला वाला वो हाँ वो वारे हमदर्द, 2 ही पाठ है। अब इनमें से कोई एक आएगा, क्योंकि एक पैसेज तो यहां से होगा, और दूसरा जो है सेकंड उसमें जो है कई पार्ट मिल रहे हैं, तो पहले वाले में चॉइस आसान हो गई, क्योंकि वहां पर गद्य 2 ही बच रहे हैं, उनमें से कोई। इसी तरह रैपिड में भी देखिए, उसमें कितने रैपिड बच रहे हैं,
ठेस और पहली इकाई में मन को कविता है, मन को कविता है और ठेस यानी एक बहुत चांसेस हैं कि ठेस को भी पूछा जाएगा और मन को भी पूछा जाएगा, क्योंकि वहां एक ही एक है, दूसरे वाले में ज्यादा चॉइस है। तो कोशिश बैलेंस करने के लिए कि पहली इकाई से भी पूछा जाए, दूसरी इकाई से भी पूछा जाए, तो आपके लिए एक ही वो फिक्स हो गया कि तो आने वाला है, इसको आप पढ़ रहे। पहली इकाई के सभी चैप्टर्स को अच्छे से, आधुनिक हिंदी के लिए दूसरी इकाई में बहुत पाठ है, तो अगर कोई आसान चाहेगा तो वो गिरधर नागर पूछेगा। एग्जामिनर सोचेगा कि थोड़ा सा बच्चों को इस साल कोरोना वगैरह है तो गिरधर नागर आसान है, मीरा पेपर आसान है, उसमें से उत्तर पूछना भी आसान है, कृष्ण की विशेषताएं पूछ रहे हैं, होली के समय में घटक पूछ लिए, इस तरीके की वहाँ सीधे से उत्तर मिलेंगे। वर्षा ही जलन में थोड़ा डिफिकल्ट है, 90% अध्यापकों के लिए वो डिफिकल्ट है, क्योंकि जो अवध से बिलोंग नहीं करता है, जिसकी मातृभाषा अवधि नहीं है, उसके लिए उनको पढ़ना थोड़ा सा कठिन काम है, तो टीचर भी बचते हैं उस पाठ से। तो गिरधर नागर को अच्छी तरह से पढ़िए उसको, और वर्षा ही जलन को भी पढ़िए, क्योंकि जब पिछले साल पेपर सेट नहीं है तो कह नहीं सकते हैं, उसमें से भरोसा नहीं वो उधर से पूछते क्योंकि इसमें चॉइस बन गए। तो पूरक पठन में 2 ही मार्क का प्रश्न है और 2 मार्क्स का स्वमत। यहाँ पर भी स्वमत उस पूरक पठन से रिलेटेड आ सकता है, जब टेस्ट है तो कलाकार की कला का सम्मान होना चाहिए, दिया जा सकता है। उसमें आंचलिकता के ऊपर कोई प्रश्न पूछा जा सकता है, देशज कोई प्रश्न पूछा जा सकता है, उससे भावनाओं के ऊपर प्रश्न पूछा जा सकता है। जिस तरीके की श्रीचरण के साथ व्यवहार हुआ, श्रीचरण ने जिस तरीके का व्यवहार किया, उनको देखिए वो बिना पैसे के अपना सब कुछ ले जाकर के बना करके वहाँ पहुँचाता है, ये इंसानियत है, यही मानवता है। तो उससे रिलेटेड भी प्रश्न हो सकता है। जो कुछ भी हो आपको 5-6 पहिया लाइन उसके ऊपर देना चाहिए, बस इससे ज़्यादा कोई अपेक्षा नहीं की जाती। केवल जो सेंटेंस बनाएंगे वो शुद्ध बनाएंगे, सही सेंटेंस में गलती ना हो, मात्राओं की सही प्रयोग हो। बहुत सारे लोगों को मैं और मैं का अंतर नहीं पता है, बस मीटर 2 मात्राएं कहाँ लगेगी, 1 मात्रा कहाँ लगेगी, डॉट दोनों के ऊपर होता है। जब आपके 70 के ऊपर आपका पेपर जैसे जाने लगेगा वैसे ही पेपर मॉडरेट हो जाएगा, 70 के ऊपर मॉडरेट हो जाएगा, ये वो एग्जाम में करेगा, और 75+ होगा तो मॉडरेट करेगा। उस समय ये सब सारी चीजें देखी जाएंगी, उसके पहले बहुत ज़्यादा नहीं सब नहीं देखते। तो आप कोशिश करो, भाषा पढ़ो बढ़िया, इन गलतियों के साथ मत जाओ। आप कुछ गलतियां अवॉइड कर सकते हो, जैसे नहीं पर हमेशा डॉट आता है, लेकिन 90% को पता नहीं। मैं और मैं पर हमेशा डॉट आता है, उसके बिना नहीं लिखा जाता। है और है कहाँ प्रयोग की है शब्द ज्यादातर ए एंडिंग वर्ड के बाद आता है, रखते, देखते, पीते, खाते हैं, और आ एंडिंग के बाद में है रहता है, जाता है, करता है, कोई अवॉइड कर सकते। टी का प्रयोग अगर आपको कंफ्यूजिंग है, आप छोटी टी लिखो ही मत। छोटी टी प्रयोग करने के चक्कर में जहां बड़ी टी होना चाहिए वहां भी छोटी टी लिखती है। दोनों की जो है मिश्र वाक्य में प्रयोग होता है, रचना के अनुसार वाक्य का भेद पड़ा होगा। मिश्र वाक्य बनाते समय छोटी की का मतलब है दैट, ये कंजंक्शन है, दैट के अर्थ में प्रयोग होता है। और बड़ी की जो है ये प्रीपोजिशन है, ऑफ के अर्थ में प्रयोग होता है, संबंध कारक है, का, की, के। तो ये की जो है हमेशा स्त्रीलिंग शब्दों से पहले आता है। राम की माँ, माँ स्त्रीलिंग है, उससे पहले की। घर की खिड़कियां, खिड़की स्त्रीलिंग है, चाहे एक बच्चों चाहे 2, उससे पहले की। लेकिन अगर कंफ्यूजिंग है तो आप उत्तर ब्रीफ उत्तर लिखते समय में देखा बहुत सारे बच्चे हर जगह छोटी की लिखते हैं। छोटी की रेयरली प्रयोग होगा, जैसे लेखक कहता है कि, अब यहाँ छोटी की क्योंकि 2 वाक्यों को जोड़ने का काम है। तो अगर आप कंफ्यूज हो तो आप हर जगह केवल गलती का प्रयोग करो, गलतियाँ कम हो जाएंगी, कम से कम, और मार्क्स काटने का मौका कम होगा। आई थिंक ये
40 मार्क्स क्लियर हो गया आप लोगों को? तो हम आगे बढ़ सकते हैं व्याकरण में चले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रचना विभाग का 14 का 14 मार्क्स मिलना चाहिए आपको। जैसे आपको ये 14 फटाफट मिलता है, एग्जाम में माइंड में आता है लड़का ब्रिलियंट, लड़की ब्रिलियंट, तो हमें ये तो पता नहीं किसने लिखा है, लेकिन ग्रामर सही है तो इसका फायदा अगले 26 मार्क्स पर आपको तुरंत मिलता है, क्योंकि एग्जामिनर का माइंड सेट हो गया अच्छा है। वो पत्र लेखन में अब ज्यादा मजेदारी नहीं है, वो खाली स्टेप्स देखता चला जाएगा, 4 मार्क्स। आपका कहानी लेखन पढ़ेगा नहीं जाएगा, क्योंकि ब्रिलियंट है। ग्रामर जिसको आ रहा है वो पढ़ने लिखने वाला है, नहीं तो ग्रामर आएगा नहीं। और उसके बाद अगर उत्तर लिखे हुए हैं तो माइंड सेट सही है, तो इसलिए भले आपने उसमें क्या डाला है कई बार पढ़ दे, तो इतना लंबा पढ़ने को नहीं, 200 पेपर जा लेना है ना, नहीं याद आती है। पर बिना पढ़े भी मार्क्स दिया नहीं जाता है, क्योंकि आपको जो पढ़ने में आधा घंटे लगता है वो हमें पढ़ने में 3 से 4 मिनट लगता है। हमारी रीडिंग है भी ज्यादा है, हम 4 लाइन एक साथ पढ़ सकते हैं, सीधा देखते हुए पढ़ते हुए चले गए, पता चल गया आपसे क्या लिखा है। लेकिन ग्रामर का किया हुआ वो आपको कहीं कहीं रिफ्लेक्ट होगा। ग्रामर का पहला क्या आएगा? शब्द एक, क्या पूछा जाएगा? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, खाली चीज आपको रेखांकित किया होगा। केवल देखना है कि ये शब्द संज्ञा है, सर्वनाम है कि विशेषण। अब सर्वनाम आपको पता है, गिने चुने हैं, प्रथम पुरुष है मैं, उसका बहुवचन हम, और मैं और हम में 7 कारक जोड़ते चले जाओ। मैंने, मुझको, मुझसे, मुझ पर, मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमारी, हमारे, हम, ये सर्वनाम बन गए प्रथम पुरुष। मध्यम पुरुष में कौन सा आता है? तू, तुम, तू एक वचन, प्लूरल तुम, इनसे बनने वाले शब्द, और आप, आपसे ज्यादा बनना नहीं, आपने, आपको, बस आपसे, ये मध्यम पुरुष में सर्वनाम। अन्य पुरुष में 2 सर्वनाम है, यह, वह, यह का प्लूरल ये, वह का प्लूरल वह। फिर इनसे बनने वाले शब्द इनसे, उनसे, इन्होंने, उन्होंने, इनका, उनका, इन्हें, उन्हें, ये सर्वनाम गिने चुने। यानी एक सर्वनाम के 14 7 कारक के और 7 बहुवचन से, तो 14। तो आपको जितने में दिया है, मैं एक, तू 2, यह 3, वो 4, यही मुख्य सर्वनाम। और इनसे 7 4 28, 28 गुना 56 शब्द सर्वनाम के बनते हैं। अब इसके बाद है प्रश्नवाचक देना देना, क्या कहोगे? किसी ने उनसे बनने वाले संबंध सूचक, जो जिस, जब, जिसने, उसने, ये संबंध सूचक सर्वनाम। सर्वनाम लिमिटेड है। फिर कौन सा आएगा? और बहुत कम पूछते भी हैं, क्योंकि उनको पता है कि बच्चे को मालूम है, तो ज्यादातर रेखांकित होगा विशेषण या संज्ञा। तो आप विशेषण शब्द को, जो भी विशेषण है, अगर आप सोच रहे हो कि ये शब्द विशेषण हो सकता है, तो आप उसके बाद कोई संज्ञा रख करके देखने की कोशिश करो। तो मान लीजिए शब्द वहां दिया गया है बचपन। अब बचपन आप कंफ्यूज हो गया, संज्ञा हो सकती है कि विशेषण होगा, तो भाई बचपन के बाद कोई शब्द लाने की कोशिश करो, आएगी, क्योंकि संज्ञा किसी की तो विशेषता बताना चाहिए। अगर वो विशेषण है तो विशेषता बतानी चाहिए, तो यहाँ बचपन किसी की विशेषता नहीं बता सकता, तो संज्ञा है। लेकिन अगर मान लीजिए वहां दिया है बिल्ली कम समझदार जानवर नहीं है, समझदार को अंडरलाइन किया, तो अब समझदार मनुष्य, समझदार लड़का, समझदार जानवर, इसका मतलब विशेषण। तो इस तरीके से भी आप उसको थोड़ा सा पहचान सकते हो। बाकी संज्ञा और विशेषण में अंतर काफी है जानने के लिए। दूसरा क्या हुआ? एक मार्क्स से। दूसरा अव्यय। अव्यय वाक्य में प्रयोग करना। पहले जो है अव्यय पहचानने के लिए आता था, 4 दिया जाता था, उसमें से पहचानना और कठिन हो जाता। जो पहचान भी देते थे इसमें नहीं गलत, समुच्चय, बोधक,
पूरा 10वीं तक पहुँच जाते थे, 12वीं में पास कर लेते थे, समूचे स्पेलिंग लिखने जाएंगे, संबंध सूचक में सूचक लिखेंगे, बोधक में बोधक लिखेंगे, तो वो हटा दें। अब शब्द दिए जाते हैं, अब बे के रूप में प्रयोग किए। वाक्य बनाने में दिन भर हिंदी बोलते हो, मुझे लगता है कि स्कूल भले इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हो, चाहे इंटरनेशनल होने दो, चाहे नेशनल होने दो, चाहे वो स्टेट बोर्ड होने दो, बीएमसी होने दो, इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाला बच्चा बाहर निकल करके मुझे तो कभी इंग्लिश बोलते मिलता नहीं है कि बढ़िया जा रहे हैं। हाँ, आईसीएसई वगैरह में थोड़ा सा वो, क्योंकि एलीट क्लास है, उनके घर की भाषा एक तरह से इंग्लिश हो गई है, और वहाँ पहले से ही मार करती है। घर में भी बच्चा अगर हिंदी बोलते तो मम्मी घर से इंग्लिश भी बोले तो शुरू से जो है बिल्कुल अलग है, और अपना ठीक है हमारी भाषा है, कुछ बात नहीं है। लेकिन जो हिंदी में बोलते हैं, अब 7 शब्द दे दिया गया, दिन भर किसी को मेरे साथ चलना, लेकिन अब वहां ऐसे लग रहा है पहाड़ टुकड़ा के 7 के लिए क्या सेंटेंस बनाए, फिर लिख दिया 7 अव्यय है क्या, लिखा हुआ है कि अव्यय के रूप में प्रयोग करो, शब्द युग्म में प्रयोग कर दिया, उससे भयानक वो 7 दिया है, उसने 60 लिख दिया। देखिए नहीं, वो 7 शब्द है, 60 शब्द है। अच्छा दिया, राम अच्छा लड़का है, लिख करके चले आए, हमने बढ़िया सेंटेंस बनाया है, और पूरा 1 मार्क्स हमने जोड़ के रखा है। पता लगाओ 0 मिला, क्यों मिला? नहीं, एकदम परफेक्ट। अच्छा विशेषण है, और आपको अव्यय के रूप में प्रयोग करने को दिया गया है। अच्छा, हम कल मिलेंगे, ये क्या हो गया? अव्यय। ऐसा ध्यान रखो। बहुत सारे बीज शब्द हैं जो क्रिया विशेषण में प्रयोग होते हैं, संबंध सूचक में भी प्रयोग होते हैं। इनका प्रयोग करते समय आपको इस तरीके से सेंटेंस बनाना चाहिए कि दिखाई पड़े, समझ में आए कि ये विस्मयादि बोधक पहले ला करके, विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगा करके तो ही वाक्य बनाना है आपको। कई बार क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी होता है, तो ऐसे अव्यय के रूप में प्रयोग करोगे तो मार्क्स मिलेगा। तीसरा संधि है, 1 मार्क्स संधि होगा, जिसमें 2 प्रश्न होगा, अथवा एक या तो शब्द दिया जाएगा, उसका संधि विच्छेद करके भेद लिखना होगा, या संधि विच्छेद करके लिया जाएगा, शब्द लिखना होगा, भेद लिखना होगा। आपकी संधि बड़ी होगी, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, और विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में कई बार तो विसर्ग संधि दी होती है बाइफरकेट करके, तो वहां विसर्ग दिख रहा है, तो कम से कम पहचानने में तो विसर्ग की स्पेलिंग सही लिख करके विसर्ग लिख दो, वहां स्पेलिंग गलत होती है विसर्ग की। और सिंपली अगर स्वर जुड़ रहे हैं तो स्वर संधि, कोई व्यंजन जुड़ रहा है तो व्यंजन संधि, और आपकी टेक्स्ट बुक में चैप्टर के पीछे जो 10-12 शब्द दिए हुए हैं मेरे भाई बना करता, उसी में से आएगा। कोई और कहीं से संधि लाने नहीं जाएगा। 15-20 शब्द दिए गए हैं वहां पे, उन 15-20 शब्दों को आप पढ़ डालिए, उनको बाइफरकेट करके लिख लीजिए, आदत डालिए, लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिए। दिग्दर्शक शब्द दिया है, तो वहां जाने के बाद मत सोचिए कि ये शब्द क्या है, यहाँ उसको बाइफरकेट करके 2 बार दिक प्लस दर्शक व्यंजन संधि, महात्मा दिया है, महा प्लस आत्मा स्वर संधि, निस्वार्थ नि प्लस स्वार्थ व्यंजन संधि। इस तरीके से लिख करके प्रैक्टिस करिए, आपको परफेक्टली दिमाग में बैठेगा। स्पेशली व्यंजन संधि जब अलग करते हैं तो अलग करते समय उसमें गलती, जैसे सज्जन, तो बच्चे लिखते समय सज्जन लिखेंगे, शब्द है सत प्लस जन, तवा फलन के साथ में व्यंजन। आपको व्यंजन संधि का जो आप उसको अलग करते हैं तो उसको ध्यान रखिए। इसके बाद में आएगा सहायक क्रिया, एक मामले अंतिम क्रिया सहायक क्रिया में, उससे पहले कई क्रियाएं हो सकती हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि जो एक क्रिया के बाद सारी क्रियाएं शुरू हुई है वो मुख्य क्रिया होती है। उसके बाद की जितनी क्रियाएं हैं उनको सबको हमें सहायक क्रिया के रूप में पहचान देना है। मैं देर रात तक पढ़ रहा था, अब यहाँ पढ़ना मुख्य क्रिया, उसके बाद रहा था, ये 2 सहायक क्रियाएं, तो रहा का रहना, था का।
कहीं दो ही आएंगे, तुम्हें कल तक पता चल जाएगा तो चल जाएगा, चल मुक्त क्रिया और जाएगा सहायक क्रिया, और उसका रूप क्या होगा? जा। ऐसे उसको लिखना है। ज्यादातर कोशिश की जाती है दो ही होगी, लेकिन गाड़ी चल पड़ी, अब चल पड़ी दो ही क्रिया है, चल मुक्त क्रिया, पड़ी सहायक क्रिया। लेकिन कई बार उसको पूर्ण बनाने के लिए गाड़ी चल पड़ी थी, हमारे पहुंचने के पहले ही गाड़ी चल पड़ी थी। अब चल पड़ी थी तो थी भी सहायक क्रिया है उसको, क्योंकि चल पड़ी वाक्य आप पढ़ोगे तो कंटिन्यू भी बना रहा है, चल पड़ी। लेकिन चल पड़ी थी इसका मतलब निकल गई, हो गया है, तो वो क्रिया भी उसको हेल्प कर रही है। इसलिए दोनों क्रियाओं को सहायक क्रिया के रूप में आपको पहचानना है। सहायक क्रिया के बाद में एक और क्रिया है, कौन सी? प्रेरणार्थ क्रिया, जिसके दोनों रूप बनाने के लिए, प्रथम और द्वितीय रूप बनाने के लिए आएगा। प्रथम रूप यानी आना, और द्वितीय रूप में वाना जोड़ा जाता है। करना, कराना, करवाना, चढ़ना, चढ़ाना, लिखना, लिखवाना। खाली जो क्रियाएं, जैसे पीना तो पिलाना, छोटी हो जाएगा। पीना का सीना, सिलाना, सिलवाना। ए से होने वाली जो क्रियाएं, देखना, दिखाना, दिखाना। तो आपके टेक्स्ट बुक में लास्ट में प्रेरणात्मक क्रिया दी है, 15-20 क्रियाएं हैं, इससे अलग कोई नहीं आएगी, उन्हीं में से कोई नहीं करते, क्योंकि पेपर बनाने में टेक्स्ट बुक सामने रहती है, उसी में से देख करके आदमी दे देगा। कोई हो जो अलग से पूछ ले, लेकिन नियम अगर आपको पता है कि भाई आना और वाना जुड़ना है, तो आना वाना जुड़ते समय क्रिया मोस्टली आपको प्रयोग करते हो। पीना है तो पिलाई, दवा पिलाई, दवा पिलवाई, तो पिलाना, पिलवाना, इस तरीके की दो क्रियाएं बनी, तो इससे दो क्रिया पूछी जाती है आपको। इसके बाद विराम चिन्ह का प्रयोग 1 मार्क्स मिल जाता है। विराम चिन्ह आई थिंक लक्ष्मी पाठ के पीछे दिया हुआ है, 10-12 सेंटेंस उतना कर, एक आध सेंटेंस उसी में से मिल जाएगा। इसके पहले का 20 का पेपर आप देख लो, अगर आपको कहीं मिला हो, सब कुछ लगभग पेपर में से टेक्स्ट बुक से था, सेंटेंस भी वहीं से था। तो अभी महामारी के दौर में कोई भी ऐसा पेपर बनाने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि सबको मालूम है कि उनकी पढ़ाई हो रही है, जिस तरीके की सेटिस्फैक्शन उन शिक्षकों को भी नहीं है। इस ऑनलाइन पढ़ाई से लोग सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे थे, लेकिन समथिंग बेटर देन नथिंग वाला सीखना भी। तो वहाँ से आप देख लीजिए गलतियाँ और विराम चिन्ह जितने हैं, ज़्यादा करने से क्या आएगा? तो स्टॉप लगाना, कॉमा का प्रयोग, पूर्ण विराम का प्रयोग, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग, विस्मयान का प्रयोग, यही 4-5 मैक्सिमम पूछे जाते हैं, देखे जाते हैं। इसके अलावा ज़्यादा और कोई बहुत सारे जो हैं विराम चिन्ह, जैसे अर्ध विराम वगैरह है, ठीक है, ये सांकेतिक चिन्ह है, ये सब का उपयोग नहीं किया जाता है, जो सेंटेंस ही नहीं है वो टेक्स्ट में। तो मैक्सिमम जो आपसे अपेक्षा है कि आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने चाहिए, आप विस्मयान चिन्ह चाहिए, फुल स्टॉप लगाना चाहिए और कॉमा लगाना। कई बार शब्द युग्म भी दिया जा सकता है, वो भी ध्यान रखिएगा। अगर वाक्य में देख लीजिए 2 शब्द रिपीटेशन वाले हैं, अपोजिट वाले हैं, और एक साथ आए हैं लेकिन उनमें हाइफन नहीं दिया गया है, तो वो भी विराम चिन्ह है, योजक चिन्ह है, वहाँ पे लगाना चाहिए। विराम चिन्ह के बाद मुहावरे। मुहावरा 2 तरीके से आएगा, एक तो सीधे सीधे मुहावरा दिया होगा, वाक्य में प्रयोग कीजिए, दूसरा दिया होगा ब्रैकेट में से चुन करके वाक्यांश के लिए। आसान कौन सा है? वाक्यांश वाला। हाँ बिल्कुल। आप मुहावरा बनाइए मत चाहिए, आप खाली देख लीजिए 2-3 मुहावरे दिए हैं, 3 में से एक उसमें फिट होने वाला है, और आपका पढ़ा हुआ सेंटेंस होगा, मुहावरा पढ़ा हुआ होगा। केवल मुहावरे को लास्ट में वाक्य के अनुसार तोड़िए मरोड़िए, वैसे ही मत कीजिए। अब बोल वाला होना लिख दिया, बोल वाला होना, क्योंकि आपने प्रयोग करने के लिए कहा है। बच्चा भी ठीक है, मेरे पास आया है शायद केस सेमेस्टर पेपर का कि भ्रष्टाचार का बहुत हो गया है, तो वहाँ पे बोलबाला होना, उसे लिख दिया कि आजकल देश में भ्रष्टाचार बोलबाला होना।
तो पूछा कि ऐसा क्यों प्रयोग किया, तो देखा आपने लिखा है कि अंडरलाइन की जगह मुहावरा लिखिए, आपने ऐसा नहीं लिखा है कि सेंटेंस को बराबर करके लिखिए, तो मैंने अंडरलाइन की जगह पर मुहावरा रख दिया ताकि दूसरे से सही हो, लेकिन औचित्य नहीं है उसका, इसलिए मुहावरे को सही तरीके से जो उसका क्रियापद है उसको बदल करके आपको लिखना है। ठीक है, मुहावरे के बाद में फिर क्या आएगा, काल परिवर्तन। कितने मार्क्स का, 2 मार्क्स, ये 2 होगा। काल परिवर्तन, शुद्ध करो और वाक्य, ये 2 मार्क्स के 3 चीजें, बाकी सब 1 मार्क्स। तो काल परिवर्तन में 3 वाक्य दिया जाएगा और उनमें से किसी 2 को आपको सूचनानुसार बदलना होगा। इनमें से किसी भी प्रश्न को कॉपी करने की जरूरत नहीं है, जो अभी हम डिस्कस करते चले आ रहे हैं, इनमें से प्रश्न कहीं कॉपी नहीं करना है, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, आप केवल उत्तर लिखते चले जाइए। ओके, काल परिवर्तन में सीधे सही प्रश्न डालिए और सही प्रश्न डाल करके जो डिजायर्ड काल है 7 काल पूछे जाएंगे, वर्तमान के 3 भेद, भूत के 3 भेद और भविष्य का सिंगल है। तो ये 7 काल में से आपको उसके नियम पता होंगे, कंडीशन पता होंगे, उसके अनुसार से उनको काल परिवर्तन के बाद में 2 मार्क्स का वाक्य परिवर्तन। रचना के अनुसार वाक्य के भेद कितने होते हैं, 3, सरल, संयुक्त और सरल वाक्य मतलब एक उद्देश्य एक विधेय, 1 सब्जेक्ट 1 प्रेडिकेट, सरल वाक्य। संयुक्त वाक्य मतलब 2 सब्जेक्ट 2 प्रेडिकेट। ये संयुक्त वाक्य दोनों स्वतंत्र वाक्य होते हैं। मैं गांव गया, मैं बीमार पड़ गया, दोनों को और से जोड़ दिया गया, मैं गांव गया और बीमार पड़ गया। यहां अर्थ के लिए कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है दूसरे, इसीलिए इनको कंपाउंड कहा जाता है। संयुक्त अलग कर दो अगर, तो कोई अर्थ के लिए आपको सोचना नहीं है। मिश्र वाक्य में यही गलती है, अंतर है। मिश्र वाक्य में एक वाक्य दूसरे पर डिपेंड होता है। जब बारिश होगी, अब अगर इतना कहकर के मैं रुक जाऊं तो आप मुझे देखते रहेंगे कि आगे क्या है। जब बारिश होगी तो कीचड़ होगा, जब बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी, जब बारिश होगी मौसम ठंडा होगा, कुछ भी हो सकता है ना सेकंड हाफ, तो इनकम्प्लीट है, उसके लिए दूसरे वाक्य की जरूरत है, इसलिए वो मिश्र वाक्य कहलाता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। मिश्र वाक्य के लिए की, क्योंकि अगर आपको ये दोनों दिख जाए वहां, की यानी छोटी की, और मैंने की बता दिया तो बड़ी की वाला अंडरलाइन करके बच्चे मिश्र वाक्य करके चले जाते हैं। केवल छोटी की, क्योंकि, ये 2 कंजंक्शन। इसके अलावा जो जिससे बनने वाले शब्द, जब तब जैसा वैसा जिसने उसने यदि तो, ये शब्द आपको दिखेंगे, उनको मिश्र वाक्य। संयुक्त वाक्य आपको आसानी से पहचान में आएगा क्योंकि ये जुड़ेगा और से, तथा से, और, तथा, पर, वह, किंतु, परंतु, बल्कि, लेकिन, इसलिए। जनरल कंजंक्शन समुच्चय बोधक के जो है, इनसे संयुक्त वाक्य को जोड़ा जाता है। ये सामने दिख जाए आपको जो संयुक्त वाक्य पहचान। दूसरा जो वाक्य है कि अर्थ के अनुसार पहचानने के लिए भी आ सकता है और बदलने के लिए भी आ सकता है। अर्थ के अनुसार पहचानना आसान, तो विधानार्थक हो सकता है, निषेधार्थक हो सकता है, प्रश्नार्थक हो सकता है, विस्मयार्थक हो सकता है। इसके अलावा जब बदलना होगा तो विधान से निषेध करना होगा, निगेटिव बनाना होगा, निगेटिव से विधान करना होगा, प्रश्न से निगेटिव बनाना होगा। मान लो इतना ही बोल सकते, प्रश्नार्थक क्या मान लो इतना बोल सकते। कभी निगेटिव बनाना है, वह बहुत कुरूप था, निषेधार्थ वो सुंदर नहीं। अर्थ नहीं बदलना चाहिए, ध्यान रखिए, कोशिश करिए कि निगेटिव बनाते समय वाक्य का अर्थ नहीं बदले, इसलिए उसका अपोजिट वर्ड लगाया जाता है। शिक्षित मनुष्य का सभी सम्मान करते हैं, शिक्षित मनुष्य का कोई अपमान नहीं करता है। इस तरह से निगेटिव बनाना चाहिए। उसका जीवन सुरक्षित है तो उसका जीवन असुरक्षित नहीं है, इस तरीके से। अंतिम 2 शुद्ध करो, 2 मार्क्स, 3 सेंटेंस में से 2 शुद्ध करने में 2 गलतियां होंगी।
एक वाक्य में कम से कम मिनिमम 2 गलती होगी, कई बार 3 होगी। 3 क्यों होगी? क्रियापद में, जैसे रहा का रहे जब होगा तो हैं हो जाएगा। इसमें कारक की गलती, पंक्चुएशन की गलती, मात्राओं की गलती, लिंग की गलती, शब्द की गलती, इतनी सारी होंगी। लेकिन अशुद्ध वाक्य आपके टेक्स्ट बुक में पीछे एक्सरसाइज के रूप में दिया गया है। एक चैप्टर के पीछे 10-12 सेंटेंस दिए गए हैं, आप उन्हें पढ़िए मैक्सिमम। इसी तरह वाक्य परिवर्तन वाले भी रचना के अनुसार और उसके अनुसार दिए गए एक्सरसाइज वहाँ से कीजिए, क्योंकि अभी 19 में सिलेबस चेंज हुआ, उसके बाद से खाली एक पेपर बना है। 19 का 100 मार्क्स का पेपर उस समय ओरल नहीं था, उसको हटा दो। 20 में एक पेपर बना, उसके बाद से लॉकडाउन तो जब शुरू पेपर तो ये 14 मार्क्स आपके एकदम परफेक्ट मिलते जाए, क्योंकि इसका असर आपके लेखन पर तुरंत पड़ेगा। ठीक है, लिखते समय की कोशिश कीजिए तनुपर मत लिखिए और एक एक पेज में मत लिखिए। कुछ तो महानुभाव उनको किसी टीचर ने शायद बता दिया कि नया उत्तर नए पेज पर, तो सहायक क्रिया एक पेज में, शब्द भेद दूसरे पेज में, इतना भर करके रख दिया उनको और इधर उधर मत लिखिए। कुछ लोग जैसे ये 14 मार्क्स लिख रहे हो ना, मान लीजिए आपको कोई उत्तर नहीं आ रहा है तो उसके लिए आप जगह छोड़ दीजिए 2 लाइन, वहां क्वेश्चन डाल करके जगह छोड़ दीजिए, जब आपको याद आए लिख दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं हो कि पूरा पेपर लिखने के बाद फिर एक आप जाके लास्ट में लिख रहे हो, वो सही है, कई बार वो सही भी होता है, वो आप एग्जामिनर के क्रोध के शिकार होते हैं। क्योंकि उसको क्या करना होगा, ये पूरा जो ऊपर लिखा आपको उसके सीट के ऊपर से दर्ज करना पड़ता है 1111 मार्क्स का पूरा, ये 14 मार्क्स का, और फिर आपको लास्ट जो टोटल मार्क दिया, टोटल मार्क के पहले पेज पर लिख दिया और फिर सडनली आपको मिल रहा है वहां पर एक शब्द भेद आपने लिखा है। अब वो सही है लेकिन उसको मार्क्स नहीं देना, तो उसमें बहुत सारी गलतियां होती हैं। आपने सेंटेंस कॉपी करने में कुछ गलती की है, आपने पहचानने में जो लिखा है संज्ञा की स्पेलिंग बराबर है क्या, विशेषण गलती निकाल के कुछ ना कुछ करके वो जीरो करने की कोशिश करेगा कि मार्क्स उसको चेंज ना करना पड़े। तो क्यों ऐसा करेगा? दोनों की तकलीफ हो, आप एग्जामिनर को खुश रखो ताकि उसका बीपी ना बढ़े और वो आपको थोड़े और मार्क्स दे दे। घर का झगड़ा वहां वैसे ही उसके दिमाग में चढ़ा रहता है, तो शांति से आप उसको खुश कैसे करेंगे? पेपर ढंग से लिखिए, प्रेजेंटेशन अच्छा हो। पहला क्वेश्चन खत्म हुआ, 2 लाइन छोड़ करके दूसरा प्रश्न शुरू कीजिए, क्योंकि ये 20 मार्क्स जो है कंटिन्यूटी है, और दूसरा कंटिन्यूटी 2 पेज में अलग पेज लीजिए, तीसरा पूरक अलग लीजिए, सबके मार्क्स अलग अलग एंट्री करना होता है। तो अगर उसी पेज में आप खर्च कर देते हैं तो जगह नहीं मिलती है, तो अगले पेज में लिखना पड़ता है, डॉट फॉरवर्ड, टेली फॉरवर्ड, बड़ी कंप्लीट होती है। हमें भी बाद में खोजना पड़ता है ये मार्क्स कहाँ से लिया गया, वो कहाँ से उठाया गया। कंटिन्यू कीजिए। तो ये 14 मार्क्स आप सीधे जहाँ से पेज से स्टार्ट कीजिए, एक उत्तर लिखने के बाद 1 लाइन छोड़िए, दूसरा उत्तर फिर 1 लाइन छोड़िए, नीट एंड क्लीन साफ सुथरा एकदम लिखिए, बढ़िया मार्क्स देते चले जाए, एग्जामिनर तो खुश हो जाएगा और आपको गलत हो उस पर मार्क्स दे देंगे। कोई देखता नहीं है, एग्जामिनर के मार्क्स को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, खाली मॉडरेटर इसीलिए होता है वो उड़ा के पूछता है भाई क्यों जाए ये सही कर दो, लेकिन एग्जामिनर फिर जाएगा नहीं मैं सही है मैं नहीं कर दूंगा, आपको कर करना है पड़ता मॉडरेटर को मिल जाता है कैसे करता है, शायद वो भी आगे बढ़ा देगा। कोर्ट में भी चैलेंज नहीं होता है एग्जामिनर का, उसे दिया है कुछ ना कुछ तो गलत काट करके निकाल करके दिया होगा। ऐसे में आपको 4 मार्क्स दिया है वो प्रूफ कर देगा 4 मार्क्स लाएगी ऐसे है, लेकिन अगर उसने 6 दिया है वो प्रूफ कर सकता है 6 मार्क्स लाएंगे ऐसे आप कुछ नहीं कर सकते। तो आप उसको खुश रखिए, खुश रखने का मतलब है सिस्टमेटिक साफ सुथरा उसकी रीडेबल ही नहीं होता है, क्या लिख रहे हैं पता ही नहीं चलता है, तो मार्क्स कैसे दिया जाए उसके ऊपर। और गुस्सा लगता है ऐसे पेपर को देखने में, अगर एक सेंटर के कुछ ऐसे पेपर हो जाते हैं पूरा समय खा जाता है वो पेपर, तो वो तकलीफ का काम कीजिए। रचना विभाग खत्म होने के बाद लेखन विभाग कराएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट 26 मार्क्स देता है। ये 26 मार्क्स में से 12-14 से ज्यादा किसी को मिलता है, 15 मार्क्स पड़े किसी को, जबकि मिलना चाहिए 26 में से 25। ऐसे में 1 मार्क्स काटेगा कोई, 7 में से 6, 7 भी दिया गया है मेरे पास तो 2020 पेपर में बहुत सारे बच्चों को 7 मार्क्स से दिया था, उन्हें एक्सेप्ट किया, ठीक ठाक लिखा, बढ़िया लिखा था तो दिया है। वहाँ मुंबई के बहुत सारे पेपर बहुत ब्रिलियंट होते हैं, ऐसा नहीं है बच्चे बहुत स्मार्ट है, अरे
इसी में से इंजीनियर, डॉक्टर, पायलट बड़े बड़े निकलते हैं, आगे चल करके IIM में पहुंच रहे हैं। तो ऐसा नहीं है सब बुद्धू आप लोगों में से ही बैठे हुए, मुझे पता नहीं है, लेकिन किसी का पेपर इतना परसेंटेज से अच्छा होगा, यही में टॉपर भी आएंगे, होंगे कि नहीं स्कूल में, तो उनका पेपर तो अच्छा होगा तभी टॉप करेंगे ना। और आप कोई हो सकता है उसमें से, सब भारी नहीं होता है टॉपर का, इनका मगज जो है भारी होता है, लिखने की स्टाइल अच्छी होती है, कौन क्या लिख रहा है इससे मतलब नहीं, कैसे लिखा है ज्यादा मतलब। पत्र लेखन में फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों में से कोई नहीं, इंफॉर्मेशन वहां दी गई, एड्रेस वहां दिया गया है, विषय दिया गया है, आपको स्टेप पता होना चाहिए। अभी नया फॉर्मेट है लेटर का, जिसमें आपको एड्रेस ऊपर नहीं लिखना है, एड्रेस नीचे लिखना है। मैं इनफॉर्मल लेटर से चलता हूँ, फटाफट चलूंगा। देखिए, अगर इनफॉर्मल लेटर है, पहले आप डेट लिखेंगे, दिनांक के बाद ईमेल, किसका ईमेल, जिसको पत्र लिख रहे हैं, क्योंकि अपना ईमेल तो नीचे आएगा। ये पहला स्टेप हो गया, दिनांक। फिर यहाँ 3 पैराग्राफ, पहला पैराग्राफ आपका फॉर्मेलिटी, दूसरा पैराग्राफ विषय, तीसरा पैराग्राफ औपचारिकता, थैंकिंग। जैसे आपको सिखाया होगा, मैं सिखाता हूँ, जैसे फर्स्ट पैराग्राफ में मैं यहाँ कुशल से हूँ, आपकी कुशलता की कामना करता हूँ, आपका पत्र मिला, समाचार पढ़कर खुशी हुई। अभी पहला पैराग्राफ कॉमन। दूसरे पैराग्राफ में विषय, स्वास्थ्य लाभ है, योगा है, 5-6 लाइन उसको बता दीजिए। अंत में बाकी समाचार ठीक है। लास्ट पैराग्राफ, मेरी तरफ से सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। थर्ड पैरा कंप्लीट। यहाँ एक लाइन छोड़िए, आ जाएगा तुम्हारा या आपका, बड़े छोटे के हिसाब से कॉमा लगा के आपका नाम, पूरा एड्रेस जो वहां दिया गया है, एक लाइन छोड़ करके ईमेल, ये आपका, ये भी वहां नहीं दिया होगा, एड्रेस पे ईमेल नहीं दिया होगा, शायद खाली एड्रेस दिया होगा, तो आप वहां अपना ईमेल लिख देंगे। 2 जगह ईमेल का प्रयोग है। और ये स्टेप्स 5 मार्क्स का लेटर है, 5 के 5 मिलते हैं, इसमें कोई कठिन नहीं की जाती है। 4.5 किसी ने दिया तो राउंड हो जाता है, 5 हो जाता है। हर स्टेप फॉलो किए हैं, पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको, कोई गलती नहीं, इसमें छोटी मोटी गलतियां नजरअंदाज की जाएंगी। ठीक है। अब अगर ये इनफॉर्मल की जगह फॉर्मल है, तो फॉर्मल में आपको डेट से शुरुआत होगी, दिनांक, फिर इसके बाद सेवा में, और यहां पर जिसको पत्र लिख रहे हैं उसका पूरा एड्रेस, ईमेल। क्योंकि ये फॉर्मल लेटर है, आप स्वास्थ्य अधिकारी को लिख रहे हैं तो सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी, महानगर पालिका, मलाड, बोरीवली, मुंबई, और फिर स्वास्थ्य अधिकारी का ईमेल bmc@so, बस। आप पुलिस कमिश्नर को लिख रहे हैं तो पुलिस कमिश्नर@so, ऐसा ईमेल बना लीजिए। कोई नहीं देखेगा कि आपने ईमेल, खाली ईमेल करके आपने लिखा है, और कुछ ईमेल जो इससे होता है xyz@gmail.com, बस हो जाएगा। फॉर्मेलिटी है वो, आपका स्टेप कंप्लीट है। फिर इसके बाद में क्या आएगा, एक लाइन छोड़ करके विषय, विषय कंपलसरी है, इंग्लिश जैसा नहीं है। फिर विषय एक लाइन का होगा, उसके बाद में एक लाइन से छोड़ करके आएगा माननीय महोदय या माननीय महोदय या खाली महोदय, कोई अंतर नहीं पड़ता। और यहाँ पर फिर 3 पैराग्राफ, पहला पैराग्राफ फॉर्मेलिटी, दूसरे पैराग्राफ में विषय, जो विषय आपको दिया गया है उसको प्रॉपर्ली, रिक्वेस्ट है, निवेदन है, उसको बताइए, सड़कें टूटी फूटी है, पानी भर जाता है, उसकी शिकायत करना है, और अंत में उनसे रिक्वेस्ट करना है कि आप इसे जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करते हुए हमें इस समस्या से छुटकारा दिलाएं। और लास्ट में अगर प्रधानाचार्य को है तो आपका आज्ञाकारी शिष्य,
या आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या, ये और उसके अलावा किसी को भी भवदीय या भवदीया, भवदीय बॉयज प्रयोग करेंगे, भवदीया गर्ल्स प्रयोग करेंगे। उसके नाम से आपका पूरा एड्रेस और फिर ईमेल, यहाँ पर भी पूरे 5 मार्क्स आपको मिलेंगे, यानी ये ऑप्शन है। किसी को डाउट है कुछ लेटर में? नो सर। देखिए एड्रेस लगाते समय नॉर्मली हम कॉमा लगाते हुए जाते हैं, तो मुंबई पहुंचने पर फुल स्टॉप तो होना चाहिए, कहीं तो एड्रेस कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन कई बार हम नहीं लगवाते क्योंकि जो पिन कोड होता है 400001, अब उसी के बाद फुल स्टॉप लगा रहे हैं, वो समझ में नहीं आता कि आपने कॉमा फुल स्टॉप लगाया है कि वो उसके साथ नंबर है, वो इंग्लिश का नंबर जुड़ गया, तो पिन कोड वो गलत दिखने लगता है। थोड़ा दूर जाकर के पिन कोड पूरा कंप्लीट करने के बाद थोड़ा दूर जाकर के फुल स्टॉप लगाना चाहिए, क्योंकि वो एड्रेस पूर्ण हो रहा है वहां पर जाके, और नहीं लगाओगे उससे मार्क्स नहीं काटा जाता है, नहीं बोला जाता है। अब दूसरा जो है ये कितने मार्क्स का था? 5 मार्क्स। अब इसके बाद में 4 मार्क्स का आएगा कॉम्प्रिहेंशन, 4 प्रश्न बनाने के लिए पैसे होगा। 4 प्रश्न की जगह कम से कम 6-7 प्रश्न बनाएंगे, कोई लिमिट नहीं, ऐसा करने से कोई रोकता नहीं है। और प्रश्न बनाते समय सही सर्वनामों का प्रयोग कीजिए, क्या, कौन, किसने। देखिए वहां पर पीछे प्रश्न दिया है, हेतुलक्षी बनाने के लिए दिया गया है कि किन किन का, नहीं 9th की टेक्स्ट बुक में है, 9th की टेक्स्ट बुक आप लोग पढ़ करके आ गए हैं, तो इसलिए वहां पर पीछे जाएंगे तो जैसे समय है, उस सेंटेंस में कहीं समय आया है, कब, कोई कर रहा है तो किसने, कुछ हुआ है तो क्यों, कोई प्लेस है तो कहां, इस तरीके के प्रश्न बनाने के सर्वनाम है। वह एक दिन शिकागो में भाषण दे रहे थे, तो वह कहां भाषण दे रहे थे? शिकागो में। लेकिन वह ना करके स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी विवेकानंद एक दिन कहां भाषण दे रहे थे? सर्वनाम से सीधे प्रश्न मत पूछिए सर्वनाम को लेकर के, क्योंकि उत्तर नहीं मिलेगा वहां पे कई बार, ये तो सीधा का थोड़ा मिल जाए। तो जहां तक कोशिश करिए कि ऐसे प्रश्न, और इससे सीख क्या होगी, इसका संदेश क्या होगा, इसका शीर्षक दीजिए, ये सब नहीं लिखना है, इस पर मार्क्स नहीं होता है। एक वाक्य के 4 प्रश्न, 5 प्रश्न, 6 प्रश्न आप कर दीजिए, ताकि आपको 4 के 4 मार्क्स इसको प्रॉपर्ली 101 पे दिया गया है प्रश्न, प्रयुक्त प्रश्न, प्रश्न 101 आप इनमें से कहीं हाँ ये दिया है, तो ये हाँ गद्याकरण, ये ठीक है। इसमें 9th वाले में और बढ़िया दिया है, 9th वाले में एक सर्कल बनाया है, बहुत सारे शब्द बताए हैं, हेतुलक्षी प्रश्न बनाना है, कैसे बनाना है, उसमें कम से कम 10 से 12 है, वो बहुत बढ़िया आपको समझ में आएगा अगर उसको एक बार रेफर कर लेंगे तो। ये तो है ही है, ये तो नॉर्मल हम सर्वनामों का प्रयोग करते हैं, लेकिन वहां पर उन्होंने जो कौन सी चीज कहाँ प्रयोग होगी उसके लिए दिया हुआ है कि अगर ये आया है तो आप ऐसे प्रश्न बनाइए, ये आया है तो ऐसे प्रश्न बनाइए, इनका प्रयोग कीजिए, इसको एक बार देखिए, ठीक है। इसके बाद में आपको आएगा अगला वृत्तांत लेखन या कहानी लेखन, चॉइस है। वृत्तांत लेखन को हम मना करते हैं नॉर्मली, लेकिन अगर आपको सिखाया गया है, क्योंकि ये सब चीजें आप प्रैक्टिकल नहीं है, यानी वृत्तांत है रिपोर्टिंग, हमें नहीं पता कि किस बच्चे की क्या प्रतिभा है। अगर आप बढ़िया रिपोर्टिंग करते हैं, भविष्य को आप पत्रकारिता की तरफ जाना चाहते हैं, आप इंटरेस्ट है कि भाई मैं जी न्यूज पर लिखूं, मैं आज तक पर लिखूं, तो यही ले जाएगी आपको। आप रिपोर्टिंग कैसे करते हैं? किसी घटना की रिपोर्टिंग करना है, उसमें स्थान होना चाहिए, काल होना चाहिए, समय होना चाहिए, मूल्य होना चाहिए, क्या घटना घटी है उसका जानकारी होनी चाहिए, और सेंटेंस प्रॉपर होना चाहिए, शीर्षक सबसे ऊपर, आकर्षक शीर्षक, अट्रैक्टिव, और पूरी घटना लिखने के बाद में, वृत्तांत लिखने के बाद में अंत में धन्यवाद दिया गया होगा, चाय कॉफी कुछ हुई होगी, वो लिख करके से अंत करना चाहिए। वृत्तांत लेखन के चॉइस में कहानी लिखना है, जहाँ मुद्दे दिए होते हैं, उन मुद्दों के आधार पर कहानी लिखना है। ये कहानियां आपने पढ़ी हुई है पहले, पंचतंत्र की कहानियां हैं, जनरल कहानी हमने सुनी हुई है,
उनके पॉइंट दिए गए हैं। शीर्षक आपको एक छोटा सा दे देना है, शीर्षक सीख मस्ट इसमें, और सीख भी कहानी लिखने के बाद एक लाइन छोड़ करके लिखिए। अभी फसल आ गई भाई, खेत में फसल धन पाने के लिए खेत खोदा उन्होंने, ऐसे ही जाके बीज बो देंगे उसमें फसल आएगी क्या? नहीं, जमीन खोदा लेकिन उसमें कुछ नहीं मिला, इसी बीच बारिश हो गई। अब ये आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है, बारिश हो गई, कुछ लोगों ने सलाह दी कि जब खेत को जोते ही डाला है तो तुमने इसमें बीज बो दीजिए, और भाइयों ने उसमें बीज बो दिया। ईश्वर की कृपा से उस वर्ष अच्छी बारिश हुई, लहराती हुई फसल खेत में आ गई, और बच्चों को अपने पिता के द्वारा खेत में गड़े हुए धन का रहस्य समझ में आ गया। तो ये लाइन वहाँ दी गई नहीं, आपको उसको ऐड करना है। सूखा पेड़, वो तोते का बैठा रहना, इंद्र का आना, अब उसमें सारे पक्षी उड़ गए, वो अकेला बैठा हुआ है, क्यों बैठा हुआ है, ये दिखाने के लिए कहानी बताई गई कि अच्छे दिन में बहुत लोग साथी होते हैं, लेकिन जो बुरे वक्त में साथ खड़ा हो वो हमारा मित्र है, सच्चा मित्र है। अब पेड़ काटने के लिए कहानी दी गई है, कोई काट रहा है, कुछ ऐसा होता है, तो सीख उसकी आप किस तरह से देंगे भाई? पेड़ों का जो महत्व है उसको बताते हुए सीख लिखना है ना, पॉल्यूशन कम करते हैं उसको बताते हुए लिखना है, कुछ चीज़ें उसमें आपको अपनी तरफ से जोड़नी होगी, वो महत्वपूर्ण होता है, नहीं तो उसके मार्क्स बढ़ जाते हैं। इसमें भी पूरे मार्क्स आपको मिलते हैं, 5 में से 5 मार्क्स अगर ठीक ठाक लिखा हुआ है तो दे दिया जाता है, कोई कट नहीं दिया जाता है। अगला प्रश्न आता है विज्ञापन का, 5 मार्क्स का विज्ञापन रहता है। विज्ञापन किसी भी विषय पर हो सकता है, ये भी देखिए मीडिया से जुड़ा हुआ है। भविष्य में आप इसे अपने जीवन के लिए बना सकते हैं भाषा को। आज मीडिया का कारोबार, विज्ञापन का कारोबार करोड़ों का टर्नओवर है। एक लोग ये दिल मांगी मोर, खाली 4 शब्द हैं जिसमें से 3 हिंदी के और 1 अंग्रेजी का, लेकिन ऐसी कैचिंग लाइन हो गई पेप्सी के लिए, पेप्सी का ना, ये दिल मांगे मोर, डर के आगे जीत है, क्या है, खाली शब्द है ना, लेकिन सोचने वाले की सोच देखिए कि वो किस तरीके से दिखाता है, और फिर डर के आगे जीत है, और ये किस तरीके से अटैक करता है हमारे ऊपर, और हम माउंटेन ड्यू तक बढ़ते। या अच्छे दिन आने वाले, सुना हो, 4 शब्द थे, अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन जिसने ये लिखा 4 शब्द पीयूष करोड़पति, क्योंकि विज्ञापन जब ये लोकप्रिय हुआ, ये उसकी सोच थी कि क्या क्या हम दिखाएंगे, और उसके बाद तुरंत एक लाइन आएगी, गिरेगी, अच्छे दिन आने वाले। लोगों के जीवन, उसके माइंड पर उसका सब बहुत तेज है। विज्ञापन क्रिएटिविटी है, इसीलिए विज्ञापन सिखाया नहीं जा सकता है, आपको बताया जा सकता है। बाकी आप जितना बढ़िया क्रिएटिविटी दिखाएंगे वहां पे, कुर्सी का विज्ञापन को बढ़िया कुर्सी बनाना चाहिए, उस कुर्सी की विशेषता बताना चाहिए। आपकी चीज क्यों खरीदे? बाजार में 10 कुर्सियां हैं टाइप की हैं, तो आप 11 ही लेकर के आ रहे हैं। तेल, दंत मंजन, देख लो बाबा रामदेव छा गए खाली विज्ञापन पर, और वो भी बंदा अकेले ही विज्ञापन करता है, कोई पैसा किसी को नहीं देता है, बस हर जगह आकर के ये बताता है कि हमारा जो है बिल्कुल प्राकृतिक है, बाकी दुनिया अशुद्ध है। हम जो कुछ ला रहे हैं ये बिल्कुल प्रकृति से, पेड़ से चुन करके सीधे आपको ला करके दे रहे हैं, बनाते कुछ भी नहीं। सबसे बड़ी बात ये, बनाते कुछ भी नहीं हो और बेचते हैं हजारों करोड़ का। ये दिमाग की सब दूसरों से लेता है बंदा। और आज क्या नहीं, कपड़े से लेकर के सब आने वाला पतंजलि लैपटॉप भी आ रहा है, चिंता मत करो, प्राकृतिक लकड़ी का उसमें बोर्ड बना रहे हैं। बेचने वाले को बेचने आना चाहिए, बेचने वाले को बेचने आना चाहिए, दुनिया खरीदने के लिए तैयार है, लोगों की जमात लगी हुई है। आप विज्ञापन करिए बढ़िए। हमारे एक रिलेटिव है, ताप्ती नदी के किनारे रहता है, मंदिर है, बहुत लोग आते हैं वहाँ। मई महीने में ताप्ती नदी की मिट्टी खुदवा करके रखता है, और बाद में 1-1 किलो की थैली में डाल करके रखता है,
25 रुपए की मुल्तानी मिट्टी खरीद के पागल लोग पूरे ट्रक भर लेकर के जाते हैं। बोलता भैया कम से कम मैं 1 लाख रुपए की मिट्टी बेचता हूँ और खाली 500-1000 रुपये देके खुदवाता हूँ। क्यों? सबको बोला होना है, बताता हूँ, लगा रहती है क्या है, ये मुल्तानी मिट्टी है। मुल्तानी मिट्टी, अरे मुल्तान से आने वाली मिट्टी है मुल्तानी, या खेत की मिट्टी नहीं है। उसको कैसे बनाया जाता है उसका प्रोसेस है, लेकिन ले जाओ, बोलो, लगाओ चेहरे पर, गोरा होने के लिए, सुंदर बनने के लिए, चाहे जो कह दो, आदमी करने के लिए तैयार है। पीछे नहीं आना चाहिए। आपका प्रोडक्ट सबसे बेस्ट है, सुंदर है, ये बताना, उसकी विशेषताएं बताना, उसकी कीमत बताना, अट्रैक्ट करना। वो विज्ञापन एक स्क्वायर में, कम से कम रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, जिसमें वो चीज़ क्लियरली दिख रही हो, 4-5 चीज़ें वहाँ जो दिए गए हैं। कई बार पॉइंट दिए जाते हैं कि आप इन पॉइंट्स के अंतर्गत बनाएंगे, तो आपका विज्ञापन अगर इस तरह से होगा तो 5 में 5 पूरे मार्क्स मिलते हैं। और अंतिम है जो है निबंध लेखन। निबंध लेखन और निबंध, अगर हम विज्ञापन में ड्राइंग बना रहे हैं तो हम पेन से बनाएंगे? पेन से सब कुछ पेन से, कुछ आपको बोलना नहीं, पेन से ही सारी चीज़। पेंसिल से क्यों नहीं? क्योंकि आपका पेपर यहाँ पैक होने के बाद एग्जामिनर, मॉडरेटर, चीफ मॉडरेटर जाते जाते इतना लंबा सफ़र करता है, उसमें पेंसिल जो है रब हो जाती है, कई बार वो एकदम हल्की हो जाती है, डल हो जाती है, दिखती नहीं बात में, तो आपका लिखा हुआ फिर मज़ा नहीं आएगा। जो भी बनाना है पेन से बनाइए, और जितना बढ़िया कुर्सी बना दीजिए, ऑयल का है तो बनाइए, पेस्ट का है तो उसका वो बना दीजिए। बॉक्स पेपर में न्यूज़ पेपर सबके घर पे आता है, आधा पेपर विज्ञापन से भरा हुआ है। आप उसको देखिए, उन विज्ञापन को देखिए, क्योंकि प्रिंट मीडिया है और वही प्रिंट मीडिया आपको यहाँ है। केस के जो तेल का विज्ञापन कितना आ रहा है, दिन भर आता रहता, आँखों पैर वाला पूरा पेट भर भर करके, सबकी बीमारी ठीक हो गई, और आधे लोग घुटनों के दर्द से परेशान हैं। वो देख देख करके जा करके 300 रुपये 350 का तेल लाते हैं, उनको ठीक नहीं, 10 लोगों ने लिख दिया कि मेरा ठीक हो गया, तो 10,000 लोग खरीदने के लिए लाइन लगे। ठीक है, तो आप उसको बेचने के लिए आपके पास दिमाग होना चाहिए, बिकेगा सब कुछ। बढ़िया बनाइए विज्ञापन। निबंध 3 टॉपिक आएंगे, 3 में से कोई एक लिखना होगा। ज़्यादातर हम लोग आत्मकथा बताते हैं, बढ़िया होगी। एक बार ऑटोबायोग्राफी आपको समझ में आ गई, अपनी ही कथा लिखिए। मैं अपने आप को पेड़ समझ लीजिए, अपने आप को नदी समझ लीजिए, अपने आप को पहाड़ समझ लीजिए, खुद को पुस्तक समझ लीजिए। अब समझ लीजिए कि आपका जन्म हुआ है, आपके माता पिता हैं, आपके मित्र हैं, आपका घर परिवार है, आपकी वर्तमान परिस्थितियाँ क्या हैं, आपका भविष्य क्या है। उसी चीज़, हर चीज़ का है। पेड़ का भी जन्म हुआ, नर्सरी में हुआ, पानी में देखभाल की, किसी ने लाके लगाया, धूप मिली, पानी मिला, बढ़ गया, आश्रय दिया उसने, पेड़ बहुत सारे पक्षियों को फल दिया, लोगों को सूख गया या लोगों ने काट डाला, सड़क बन रही थी, काट दिया गया, किनारे पड़ा हुआ, सूखा हुआ पड़ा हुआ है, अपने जीवन के अंतिम दिन मिल रहा है। मैं शैली में, मैं, हम, यही महाप्रयोग होना चाहिए। अगर आप बता ली रहे हो, उसके अलावा दूसरा जो है वो वर्णन वाला अच्छा होता है। अगर डिस्क्राइब कर रहे हो, यात्रा है, नदी किनारे शाम है, तो ये सब बढ़िया बात होती है। जो वैचारिक निबंध होते हैं वो थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं। भ्रष्टाचार, महंगाई, प्रदूषण, पर्यावरण संरक्षण, बेटी बचाओ, इनमें क्या थोड़ा डाटा की जरूरत होती है, थोड़ा आपकी जानकारी की जरूरत होती है बेसिक। उसके बिना अगर लिखते जाओगे तो इससे आपका इतना बढ़िया नहीं है। लेकिन वर्णनात्मक जैसे में आप जो भी वर्णन कर रहे हो, भाई आप यात्रा पर गए हो, ऐतिहासिक यात्रा देखते, वहाँ आपने जो भी देखा वो सब कुछ ठीक है, सब कुछ आप लिख रहे हो बढ़िया। ठीक है, मुझे लगता है काफ़ी क्लियर है सबको। तो पेपर बढ़िया लिखिए। अब तक आपने जो सीखा है, प्रीलिम होगा, नहीं होगा, प्रीलिम सीखिए, प्रीलिम लिखिए और अपने पेपर को मॉडरेट कीजिए। टीचर करेक्ट करके दे तो आप बैठ जाएंगे। पहला प्रश्न 8 मार्क, आपको कितना मिला? 6 मिला, 2 कहाँ गया, क्यों गया? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे पूरा एनालिसिस करने के बाद अपने शिक्षक के पास बैठे, मैडम मुझे 10 मिनट आपका चाहिए, मुझे खाली ये बता दीजिए मैं इसमें कैसे, ऐसा मत जाओ पूछेंगे मैडम आपने इसमें मार्क्स क्यों काटा, फिर तो मैडम का पारा हाई हो जाएगा। मेरा क्या होता है कि आपको क्या राइट से ये पूछने का मुझे आकर कि मेरा मार्क्स क्यों काटा? अगर आपके अंदर हिम्मत थी तो ले लिए होते हो, ऐसा मार्क्स दूसरे को मिला है ना। आप इस तरीके से जाके पूछिए, अरे भाई
भाषा ऐसी है ना कि जाकर के कहो कि माता जी एक गिलास पानी पिला दो, तो माता जी पानी पिलाएंगी, साथ में चाय पिलाएंगी और मीठा भी लेके आएंगे, बेटा खा ले बैठ करके थोड़ा देर। लेकिन माता जी किसको कहते हैं? उसी को कह दो मेरे बाप की बीवी एक गिलास पानी पिला, फिर तो जूते दांत घिसे सब पड़ जाएंगे। अर्थ एक ही है, माता जी मतलब पिता की पत्नी माता जी नहीं होती है, शब्दों का खेल है। तो आप अगर आप इस तरह से जाएंगे मैडम मैं इसमें इम्प्रूव कैसे करूँ, मेरे ये मार्क्स गए हैं तो मैं इसको कैसे अच्छा करूँ, टीचर खुश हो जाएगा, अरे वाह ये बच्चा जो है कुछ और जानना चाहेगा, जिज्ञा वो 15 की जगह आपको आधा घंटे देंगी, बैठ करके आपको ये चीज़ सिखाएगा। हर टीचर की इच्छा होती है बच्चा आए पूछे, हम उसको बताएं। आज तो इतने ज्ञानी है बच्चे कुछ पूछते ही नहीं है, क्योंकि उनको ट्यूशन टीचर पर बड़ा भरोसा है, जिसने कभी ना बोर्ड का पेपर देखा है, ना मॉडरेशन किया है, ना चेक किया है, अधकचरा ज्ञान है, ना उसने बीएड किया है, ना सील खाने की पद्धति पता है उसको, लेकिन वहाँ पूरा भरोसा है। और इसी अधकचरे ज्ञान के साथ में कई बार मैथ्स वगैरह में इतना नुकसान होता है जो ट्यूशन के उनको सिस्टम पता नहीं है कि कैसे मार्क्स बोर्ड की मार्किंग होगी, और फिर वहाँ मार्क्स करते चले जाते हैं। आप अपने टीचर पर भरोसा करो, क्योंकि उन्होंने बोर्ड का पेपर कलेक्ट किया है, उनके पास सारी ट्रेनिंग आती है, वो जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, सब कुछ उनको पता है, उनको पहले प्रेफरेंस दो और उनसे जानो क्या गलती हुई है, ट्यूशन टीचर को बाद में देखो, ठीक है। वो भी ज्ञानी हो सकता है, मुझे ऐसा नहीं कहना है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उनको पता नहीं होता है, क्योंकि वो बोर्ड से जुड़े हुए बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो गलतियों से सीखो, मॉडरेट करो अपने पेपर। कहते हैं कि करे गलती पे जो गलती उसे शैतान कहते हैं, और करे गलती और ना माने उसे हैवान कहते हैं, उससे भी बड़ा। करे जो ना कभी गलती उसे भगवान कहते हैं, और गलती कर सुधर जाए उसे इंसान कहते हैं। तो आप इंसान को अपनी गलतियों से सीखें, ठीक है। और दुष्यंत ने कहा है कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो जरा तबीयत से उछाल गया, आसमान में सुराख हो सकता है, पत्थर होता है। आपको अंतिम जो सूक्ति वाक्य बता रहा हूँ कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान हो। आप सपना पाइए, सपना किसका? टॉप करने का। जनवरी फरवरी मार्च में एग्जाम है, ये 2.5 महीने गोल्डन पीरियड है। अगर कोई आज सोच ले कि स्कूल में मुझे टॉप करना है, उसको टॉप करने से कोई रोक नहीं सकता। ये 2.5 महीने जो है आपके लिए गोल्डन पीरियड है। तो सपने, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसले से काम होता। हौसला बुलंद कीजिए और आपको 80 में से 76 मार्क्स मिलने चाहिए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। Thank you.